नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न बैंक 2022 कक्षा 9वीं गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर से वार्षिक परीक्षा 2022 में टोटल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से 1 अंक वाले प्रश्नों की संख्या 2 है और 2 अंक वाले प्रश्नों की संख्या भी 2 है। अर्थात 1-1 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से टोटल 6 अंक के प्रश्न इस चैप्टर से आएंगे। तो चलिए इस चैप्टर के प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम प्रश्न क्रमांक 1 के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इस प्रश्न के पहले पार्ट में कहा गया है, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर एक संख्या होगी। इसमें 4 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इसमें बताना है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल और उनका अंतर परिमेय संख्या होगा या फिर अपरिमेय संख्या या प्राकृत संख्या या फिर पूर्ण संख्या। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब नंबर अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर उनको आपस में घटाएं, हमेशा क्या आता है? अपरिमेय संख्या ही आता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अब इसका जो दूसरा पार्ट है, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें अपरिमेय संख्या बताना है। तो सबसे पहले अपरिमेय संख्याओं को देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या किस प्रकार की होती हैं, उन्हें कैसे पहचानेंगे। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, तो यदि रूट के रूप में कोई संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो उसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि रूट के अंदर जो संख्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है रूट 5, तो जो यह रूट के अंदर संख्या है, यह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होना चाहिए। तो यह संख्या क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। जैसे यह 5 है, तो 5 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इसके ऊपर रूट चढ़ा है, तो इस कारण से यह क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। रूट 2 यह भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके ऊपर रूट चढ़ा है और यह संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है, अर्थात पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी तरह से रूट 3 भी एक अपरिमेय संख्या है, रूट 7 भी एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं वह क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। रूट 10 भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि रूट 10 यानी कि जो रूट के अंदर यह 10 है, 10 किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, इस कारण से यह अपरिमेय संख्या। लेकिन यदि हम बात करें यहाँ पर 9 की, रूट 9 की, तो यह रूट 9 एक परिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि 9 यहाँ पर 3 का वर्ग है। 3 का वर्ग मतलब 3 का 3 में गुणा करने पर 9 प्राप्त होता है। मतलब इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, क्योंकि 3 त्रिका 9 होता है। तो यहाँ पर 2 में से एक संख्या जब निकल आएगी तो यहाँ पर 3 इसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल। तो 3 बाहर आ गया, तो यह क्या है? एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या यदि रूट के रूप में होगी तो रूट के अंदर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होना चाहिए। यदि पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर है तो वह परिमेय बन जाएगी, ना कि अपरिमेय संख्या। तो यह सब अपरिमेय संख्याएं हैं, और जबकि रूट 9 क्या है? एक परिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि यह पूर्ण वर्ग संख्या थी, या किसी न किसी संख्या का वर्ग थी। वह किसका वर्ग थी? 3 का। तो इसके दूसरे प्रश्न का सा नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सा नंबर में 1/√2 दिया गया है। यहाँ पर रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या का भाग 1 में दिया जा रहा है, मतलब परिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या का भाग जब परिमेय संख्या में देते हैं तो उस स्थिति में हमेशा भागफल क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और भाग दिया जा रहा है अपरिमेय का परिमेय संख्या में। तो इस कारण से यह क्या है? एक अपरिमेय संख्या। इसमें यही बताना था कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है, तो यही एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि 3 + √23 और यहाँ पर -√23 यह जो दिया गया है, तो यहाँ पर जब यह कोष्टक खुल जाएगा तो यह हो जाएगा 3 + √23 और माइनस का हो जाएगा, इधर √23 है, माइनस का √23।
तो यह माइनस और प्लस के यह √23 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस के √23 है, माइनस के √23 है, यह घटकर 0 हो जाएंगी। तो यहाँ लास्ट में कितना बचेगा, 3। तो यह 3 तो क्या है, एक परिमेय संख्या। तो इस कारण से ऑप्शन ए भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में यह परिमेय संख्या है, जबकि इसमें पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या कौन है। तो इस कारण से इसका जो सा नंबर है वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके और अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको जब सरल करेंगे तो वह एक परिमेय संख्या ही आता है, ऑप्शन नंबर सा के अलावा। इस कारण से इसका सा नंबर ही सही ऑप्शन होगा। स्टूडेंट, इसका अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट। इसमें कहा गया है यदि a बड़ा हो 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्याएं हैं, तब निम्न में कौन सा सत्य है। इसमें हम बताना है कि यदि a 0 से बड़ा है और वास्तविक संख्या है और पी क्यू क्या है, परिमेय संख्या है, तब हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर इसका जो कथन है सा नंबर वह क्या हो जाएगा, सत्य, क्योंकि यहाँ पर इसमें दिया गया है a की घात p और बटे में a की घात q दिया गया है। तो जब आधार समान हो, आधार क्या होता है, जिस संख्या के ऊपर घात चढ़ी होती है वही आधार होता है। जैसे यहाँ पर a के ऊपर घात चढ़ी है तो a क्या हो जाएगा, आधार। यहाँ पर भी a के ऊपर घात चढ़ी तो a क्या हो जाएगा, आधार। तो जिस स्थिति में आधार समान होते हैं, घातों से कोई मतलब नहीं, घातें कोई भी संख्या हो सकती हैं, तो जब आधार समान होते हैं तो भाग में क्या हो जाता है, घातें घट जाती हैं। और घातें किस प्रकार से घटती हैं, ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घट जाती है। तो यहाँ पर a की घात p और a की घात q है, यह बटे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आधार सेम रहेगा, a ही रहेगा, लेकिन ऊपर वाली घात मतलब p में से नीचे वाली घात q माइनस हो जाएगी। तो इस कारण से यह कथन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। इसी प्रकार से जो इसका अगला पार्ट है, चौथा पार्ट, इसमें कहा गया है यदि b बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में कौन सा कथन असत्य है। इसमें हमें बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा असत्य है। तो असत्य कथन इसमें सा नंबर है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है b की घात m बटे b की घात n। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आधार b ही दिया हुआ है, मतलब समान दिया है, जैसे कि यहाँ पर आधार समान दिया था, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। तो इस स्थिति में इसको इसी इक्वेशन के जैसा होना चाहिए था, मतलब ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात घटनी चाहिए, तभी यह सही होता। लेकिन यहाँ पर नीचे वाली घात में से यह ऊपर वाली घात को घटाया गया है, इस कारण से इसका सा नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब असत्य कथन हो जाएगा। तो इसके पार्ट चौथे में कहा गया था असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें असत्य कथन सा नंबर ही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सा नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब इसका जो 5वां पार्ट है, इसमें कहा गया है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। इसमें हमें बताना है जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन परिमेय संख्याओं में से बताना है वह संख्या जो 1 व 2 के बीच में नहीं है। तो स्टूडेंट, 5वें पार्ट का सा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 17/8, क्योंकि यह संख्या 1 व 2 के बीच में नहीं है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं 17/8 है, जब इसको सॉल्व करेंगे मतलब 17 में 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर 8 दूनी 16 2 बार जाएगा, और यहाँ पर जब 16 को माइनस करेंगे 17 में तो 1 बच जाएगा शेषफल। अब यहाँ पर 1 बच गया शेषफल, उतारने के लिए कोई भी संख्या नहीं है, तो यहाँ पर दशमलव लगाकर यहाँ 0 रख सकते हैं और आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 एकम 8, यहाँ पर एक बार और चला जाएगा तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसके बाद जब इसको माइनस करेंगे तो इधर 2 बचेगा और आगे भी भाग चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.1 है, मतलब 2 से भी बड़ी संख्या आ चुकी है, 2 के भी आगे जो संख्या है वह आ चुकी है। तो इस प्रश्न में कहा गया था वह परिमेय संख्याएं बतानी थी हमें जो 1 व 2 के बीच में नहीं है। तो यही संख्या 1 व 2 के बीच में नहीं है, क्योंकि 1 व 2 के बीच में होती तो 1 से बड़ी होती और 2 से छोटी, लेकिन यह 2 से क्या है, बड़ी संख्या आ रही है। इस कारण से इसका करेक्ट आंसर सा नंबर हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आ चुके हैं। इस प्रश्न में कहा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका जो पहला पार्ट है, इस प्रश्न में कहा गया है सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर खाली स्थान संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। तो इसमें वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है, मतलब
सभी परिमेय संख्याएं एवं सभी अपरिमेय संख्याएं एक साथ यदि ले लें तो उनका जो संग्रह होता है उनके संग्रह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सभी को मिला दिया जाए यदि तो वह वास्तविक संख्याओं का एक संग्रह कहलाता है। तो इसके खाली स्थान में वास्तविक भर देंगे। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसमें कहा गया है संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहां p व q खाली स्थान है और q बराबर नहीं है 0। तो खाली स्थान में भर देंगे पूर्णांक, क्योंकि यदि कोई संख्या, यहाँ पर एक r संख्या है, इसको परिमेय संख्या कहा जाता है। इसको परिमेय संख्या कब कह सकते हैं, जब उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, मतलब बटे के रूप में लिखा जा सके। और p/q मतलब अंश व हर में जो संख्याएं होती हैं वह संख्या क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, इसलिए इसके खाली स्थान में पूर्णांक भर देंगे। और जो नीचे वाली संख्या है मतलब हर में जो q है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर खाली स्थान में हम पूर्णांक भर देंगे। अब जो अगला इसका पार्ट है तीसरा, इसमें कहा गया है यदि r परिमेय संख्या है और s एक अपरिमेय संख्या है तब r + s और r-s खाली स्थान संख्या होती हैं। इसमें कहा गया है यदि r एक परिमेय संख्या है और s एक अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ पर r हो गई परिमेय संख्या और s हो गई अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को यदि जोड़ेंगे मतलब r + s और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में घटाएंगे मतलब r-s, तो इस प्रकार की जो संख्याएं होती हैं उनको अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। मतलब इनका जोड़ और घटाना, परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ और घटाना क्या होता है, अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान भरेंगे अपरिमेय। अब इसका जो चौथा पार्ट है इसमें कहा गया है एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार खाली स्थान होता है। तो जो अपरिमेय संख्या होती हैं उनका दशमलव प्रसार हमेशा अनावसानी अनावर्ती होता है। अनावसानी अनावर्ती मतलब जो उनके दशमलव वाली संख्याओं के रूप में आती हैं अपरिमेय संख्याएं, तो उनका जो दशमलव प्रसार होता है वह ना तो रिपीट होता है दशमलव के बाद कोई अंक और ना ही वह समाप्त होता है, मतलब अलग अलग संख्या आती है दशमलव के बाद में। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को अनावसानी अनावर्ती कहते हैं और यह दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो यहाँ पर खाली स्थान में अनावसानी अनावर्ती भर देंगे। तो स्टूडेंट चलिए अब प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, मतलब एक शब्द या फिर एक वाक्य में हमें उत्तर को देना है। तो स्टूडेंट इसके पहले पार्ट में कहा गया है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है। तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव प्रसार होता है और अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। यह दो प्रकार के दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के होते हैं। इसको डिटेल में जानने के लिए आप क्लास 10th का चैप्टर 1 का पार्ट 1 देखें, उसमें सभी प्रकार की संख्याओं को बताया गया है डिटेल में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसका जो अगला पार्ट है इसमें कहा गया है दूसरे पार्ट में 0 व 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। तो 0 व 1 के बीच में लिखना है, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी। तो यहाँ पर हमने 1/2 लिख दिया है, मतलब आधा, यह 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो 0 व 1 के बीच में 1/2 यह संख्या होती है। स्टूडेंट अब इसका जो तीसरा पार्ट है इसमें कहा गया है क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो स्टूडेंट इसके तीसरे पार्ट में कहा गया है क्या 3.142678 एक परिमेय संख्या है। तो हमें बताना है कि यह जो संख्या दी हुई है यह एक परिमेय संख्या है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3.142678, यहाँ पर 8 के बाद और कोई संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर डैश डैश लगा होता है इसका मतलब 8 के बाद और भी संख्याएं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है 8 के बाद, मतलब 8 तक संख्या है, इसके बाद संख्या खत्म हो चुकी हैं। तो जब इस प्रकार की संख्या हो
कि कोई संख्या के बाद दशमलव के अंक क्या हो जाएं, समाप्त हो जाएं, तो उस प्रकार का जो दशमलव प्रसार होता है वह शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। और शांत दशमलव प्रसार जैसा कि हम जान ही चुके हैं पहले प्रश्न में ही कि शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं का होता है। तो यह कैसी संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी हाँ, यह एक परिमेय संख्या है। स्टूडेंट, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की डिटेल में जानकारी के लिए आप क्लास 10th के चैप्टर 1 वास्तविक संख्याओं का पार्ट 1 बहुत ही ज़रूरी देख लें, ताकि आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। स्टूडेंट, अब इसका जो चौथा पार्ट है इसमें कहा गया है 6√5 को 2√5 से गुणा करके मान लिखिए। यहाँ पर हमें 6√5 का गुणा करना है, 6√5 इसका गुणा करना है हमें 2√5 से, और इसका मान बताना क्या होगा। तो यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो जो बाहर संख्या दी हुई हैं इनका तो गुणा हो जाएगा आसानी से, यहाँ पर 2 और गुणा 6 हो जाएगा। लेकिन यह रूट वाली संख्याएं जो हैं इनका जब गुणा करेंगे तो यह रूट में ही रहेंगी, लेकिन इनका गुणा आपस में हो जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा, इन संख्याओं का बाहर वाली संख्याओं का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, लेकिन यह रूट वाली संख्याओं का जब गुणा होगा तो यह अंदर ही रहेंगी दोनों रूट में। तो 5 का 5 में गुणा होगा तो 5 गुणा 5, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, मतलब 5 25 भी लिख सकते थे। तो अब यहाँ से जब इनका गुणा कर दिया तो यह रूट के अंदर हो गए दोनों संख्या। तो रूट के बाहर दो संख्याओं का यदि एक सी संख्याओं का जोड़ा है तो वह बाहर निकल आती हैं। तो यहाँ से 1 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। लेकिन यह संख्या इसके गुणा के रूप में होती है इधर रूट के साथ। तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, तो 12 पहले से है, यह संख्या इसके साथ गुणा के रूप में है, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह आ जाएगा और यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से 5 1 निकालेंगे बाहर, क्योंकि जोड़ा बन रहा है 5 का, तो जोड़ा में से 1 बाहर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 12 का गुणा 5 में कर देंगे तो 12 पंचे 60, तो यहाँ पर 60 इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, अब प्रश्न 3 के 5वें पार्ट में कहा गया है 2√2 प्लस 5√3 और √2 माइनस 3√3 का योग क्या होगा। तो हमें इन सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है जो इस प्रश्न में दी हुई हैं। तो इन संख्याओं को लिख लेते हैं योग के रूप में, मतलब जोड़ का चिन्ह लगाते हुए। तो यहाँ पर पहली संख्या दी हुई थी 2√2, तो इसको लिख लिया। फिर प्लस दिया हुआ था 5√3, तो 5√3 लिख लिया। और इसके बाद जो अगली संख्या दी हुई थी √2 दी हुई थी, फिर माइनस यहाँ पर दिया हुआ था 3√3। तो यह संख्या दी हुई थी, यह जोड़ के रूप में है, तो यहाँ पर भी जोड़ का चिन्ह लगा लेते हैं। तो जब रूट वाली संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि रूट के अंदर एक जैसी संख्याएं जो हैं वही संख्या उसी संख्या से जुड़ेगी। जैसे इसके अंदर √2 है, यहाँ पर भी √2 है, मतलब रूट के अंदर 2 है, तो यह दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी आपस में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं √3 है, √3 है, बाहर वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमें ध्यान यह देना है जोड़ने पर कि रूट के अंदर एक जैसी संख्या हो, वही संख्या आपस में जुड़ेंगी। यदि रूट के अंदर अलग अलग संख्या हैं जैसे √2 और √3, यह नहीं जुड़ सकती हैं, अलग अलग हैं रूट के अंदर। रूट के अंदर एक जैसी संख्या होनी चाहिए तभी आपस में जुड़ेंगी। तो यहाँ पर 2√2 है और यहाँ पर 1√2 है, तो टोटल कितने √2 हो जाएंगे, 3√2 हो जाएंगे, क्योंकि 2√2 इधर हैं और 1√2 इधर है। तो टोटल कितने √2 हो जाएंगे, 3√2। तो यहाँ हो जाएगा 3√2, मतलब √2 कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर 5√3 प्लस के हैं और 3√3 माइनस के हैं। तो यहाँ पर 5√3 में से 3√3 माइनस हो जाएंगे तो 2√3 बचेंगे, क्योंकि 5 में से 3 माइनस होंगे तो 2, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस के ही बचेंगे 2√3। तो इस तरह से हमने जब इसको आपस में जोड़ा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, योगफल 3√2 प्लस 2√3, यह इसका आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 4 में कहा गया है सत्य असत्य लिखिए। स्टूडेंट, इस प्रश्न में हमें यह बताना है कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं। तो यहाँ पर जो पहला कथन है इसमें कहा गया है एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनावसानी आवर्ती होता है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अनावसानी आवर्ती होता है। आवर्ती मतलब उसमें अंक पुनः बार बार आते हैं दशमलव के बाद। स्टूडेंट,
इसके दूसरे कथन में कहा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वह पूर्ण संख्याओं के अंदर होती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक धन वाली संख्या होती हैं, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, तो वह 1 वाली संख्याएं भी प्राकृत संख्याओं के अंदर होती हैं। अब इसका जो तीसरा कथन है इसमें कहा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं? तो पूर्णांकों में धन वाली संख्या और ऋण वाली संख्या दोनों संख्याएं होती हैं, और 0 भी होता है। तो ऋणात्मक जो संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, वह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं हमेशा धन वाली संख्या होती हैं 0 से लेकर। तो इस कथन में यह कहा गया था प्रत्येक पूर्णांक मतलब ऋण वाले हों या फिर धन वाले हों, सभी प्रकार के पूर्णांक पूर्ण संख्या होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन है। अब इसका जो चौथा कथन है इसमें कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो इसमें कहा गया है प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब जितनी भी पूर्ण संख्या हैं 0 से लेकर अनंत तक की धन वाली संख्या वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है, क्योंकि इन सभी संख्याओं को बटे के रूप में लिखा जा सकता है, जिस कारण से यह संख्या परिमेय संख्या कहलाएंगी, क्योंकि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। तो पूर्ण संख्याओं को बटे के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। जैसे 7 है तो 7/1 लिख दें तो वह एक परिमेय संख्या हो जाएगी, अर्थात 7 भी एक परिमेय संख्या है। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य कथन हो जाएगा। अब इसका जो पांचवा और लास्ट कथन है इसमें कहा गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसका जो लास्ट वाला कथन है यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, जैसे -8/5 यह क्या है? एक परिमेय संख्या है, तो कह रहा है यह एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन है, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती हैं, जबकि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती हैं। तो इस तरह से हम इसके सत्य और असत्य कथनों को पहचान कर लिखेंगे। स्टूडेंट, आप में से किसी भी को यदि यह डाउट होता है कि कौन सा कथन सत्य होगा कौन सा असत्य होगा, हमारा कथन सत्य है या फिर असत्य है, यह गलत तो नहीं हम कर रहे हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बता रहे हैं। इस ट्रिक के द्वारा आपके इस प्रकार के सत्य असत्य बिल्कुल कभी भी गलत नहीं होंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या सबसे छोटी संख्या होती है, फिर उसके बाद पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं। यह इस तरह से बढ़ती हुई चली जाती हैं, इस तरफ छोटी संख्या है उस तरफ बड़ी संख्याएं हैं। आपको यह सबसे पहले पता होना चाहिए। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ट्रिक पर। तो ट्रिक यह है, यदि यहाँ पर कहा जाए किसी कथन में प्रत्येक बड़ी संख्या, बड़ी का मतलब इनमें से कोई भी जो बड़ी संख्याएं हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या, छोटी संख्या मतलब एक बड़ी होगी एक छोटी होगी। अभी उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हो प्रत्येक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या होती है, तो इस प्रकार का कथन क्या हो जाएगा? असत्य कथन हो जाएगा। मतलब प्रत्येक के साथ यदि कोई बड़ी है फिर बाद में छोटी है, तो इस प्रकार का कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे इसमें कहा जाए प्रत्येक पूर्ण संख्या, यहाँ पर पूर्ण आ जाए, इसको हम यदि बड़ी मान लें तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक, छोटी की जगह हम कौन मानेंगे? जो इससे छोटी है। तो छोटी कौन है? प्राकृत संख्या। तो यहाँ हम कहें यदि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो इस तरह का कथन बिल्कुल असत्य कथन हो जाएगा, क्योंकि यह पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं सभी। तो यहाँ पर इस प्रकार के कथन क्या हो जाएंगे? असत्य कथन होंगे। यदि यहाँ पर बड़ी हो फिर बाद में छोटी हो, प्रत्येक के साथ बड़ी और बाद में छोटी हो, तो इस प्रकार का कथन असत्य होगा। और इसी तरह से इसका उल्टा, यदि यहाँ पर इस प्रकार का हो कथन कि प्रत्येक छोटी संख्या एक बड़ी संख्या होती है, यहाँ पर छोटी संख्या का मतलब जैसे प्राकृत संख्या है, इसमें कहा जाए प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक होते हैं या फिर पूर्ण संख्या होती है या परिमेय संख्या, यहाँ पर कोई बड़ी आ जाए, इनमें से कोई प्राकृत संख्या छोटी है, यानी कि प्रत्येक छोटी संख्या मतलब प्राकृत संख्या एक बड़ी संख्या मतलब पूर्ण संख्या होती है,
तो इस प्रकार का कथन क्या होगा, सत्य होगा। मतलब प्रत्येक के साथ यदि छोटी संख्या आती है और बाद में बड़ी संख्या तो वह कथन सत्य होगा, और यदि प्रत्येक के साथ बड़ी संख्या आती है और फिर बाद में छोटी संख्या तो वह कथन असत्य होगा। आपको यही ट्रिक याद रखना है। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 5 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है 1/√7 माइनस √6 में हर का परिमेयकरण कीजिए। स्टूडेंट, यहाँ पर दिया गया था 1/√7 माइनस √6। इसका हमें क्या करना है, परिमेयकरण करना है। हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण का मतलब यह है कि हर को हमें एक परिमेय संख्या बना देना है। यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं √7 क्या है, अपरिमेय संख्या, यह भी √6 क्या है, अपरिमेय संख्या। तो हर में अभी अपरिमेय संख्या दी हुई हैं, हमें हर को क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, हर का परिमेयीकरण कहते हैं। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जो नीचे दी हुई है संख्या, उस संख्या में यदि दो संख्याएं दी हुई हैं, मतलब प्लस और माइनस के रूप में दो संख्याएं दी हुई हैं, तो हमें एज इट इज उसी संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर देना होता है। जैसे यहाँ दिया हुआ है √7 और यहाँ दिया हुआ है √6, तो √6 इस तरह से हम इसको एज इट इज लिखेंगे। लेकिन हमें बस चेंजिंग एक चीज करना है, इस चिन्ह को चेंज कर देना है। मतलब नीचे यदि माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो हमें चिन्ह प्लस का लगाना है, लेकिन यदि यहाँ प्लस का चिन्ह होता तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते। अब हमें ऊपर जिस संख्या का गुणा किया उसी संख्या का नीचे भी गुणा करना है, यानी √7 प्लस √6। मतलब हमें इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर देना है, हमें चिन्ह बस बदल देना है। बस यही करना है हर के परिमेयीकरण करने के लिए। यहाँ पर माइनस दिया था तो प्लस चिन्ह लगाकर इसी संख्या का ऊपर नीचे गुणा कर दिया बस। तो यहाँ पर जब 1 का गुणा इसमें होगा तो यह संख्या तो हो जाएगी, एज इट इज रहेगी, क्योंकि 1 का गुणा इसमें करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो √7 प्लस √6 यह एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यह वाली सर्वसमीका का आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्ट इसका इसमें गुणा करें, फिर इसका इसमें भी गुणा करें, और इसका इसमें गुणा, और इसका इसमें गुणा करें। लेकिन यहाँ पर हम a प्लस बी और a माइनस बी वाली सर्वसमीका का यूज कर सकते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी वाली सर्वसमीका क्या होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसको a माइनस बी और a प्लस बी बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। यह एक सर्वसमीका होती है। तो इसी सर्वसमीका का हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ पर a माइनस बी मतलब a पहली संख्या है, b दूसरी संख्या है। यही संख्या एक बार माइनस में है और यही संख्या a प्लस बी एक बार प्लस में है। यही संख्या एक बार माइनस में, यही संख्या एक बार प्लस में। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली संख्या का वर्ग कर देंगे। पहली संख्या क्या है, √7, तो √7 का वर्ग कर देंगे। फिर माइनस दूसरी संख्या मतलब b, तो b का भी वर्ग कर देंगे, मतलब 6 का, तो √6 का भी इधर वर्ग कर देते हैं। इसके बाद जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या एज इट इज रहेगी √7 प्लस √6, और नीचे √7 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 7 रहेगा, क्योंकि किसी रूट वाली संख्या का जब वर्ग करते हैं तो यह रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाता है। तो रूट वाली संख्या के ऊपर जब वर्ग हो तो यह रूट हट जाता है, आपको यह ध्यान रखना। तो √7 का वर्ग 7 रहेगा, यानी अंदर वाली संख्या बस बचती है। और यहाँ पर भी जब √6 का वर्ग करेंगे तो यह रूट और वर्ग आपस में कैंसिल होकर नीचे वाली संख्या जो रूट के अंदर है वही बस बचेगी, तो इधर 6 बस बचेगा। अब यहाँ पर 7 में से 6 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 1। तो यहाँ हो जाएगा √7 प्लस 6/1, √6 है इधर, √6/1। अब यहाँ पर 1 का यदि भाग दें तो यहाँ पर एज इट इज यही संख्या रही आएगी, या फिर आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप, जो हर है मतलब नीचे वाली संख्या वह क्या आ चुकी है, 1, मतलब परिमेय संख्या, तो हमने हर का परिमेयीकरण कर दिया। या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं √7 प्लस √6, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी हर का परिमेयीकरण हो जाएगा। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इस प्रश्न में कहा गया है 1/3 की घात 5 और पूरे की घात कोष्टक लगा हुआ है, पूरे की घात 4 का मान ज्ञात कीजिए।
हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कोष्टक लगा हुआ है और यहाँ पर कोष्टक के अंदर बटे में एक संख्या दी हुई है और पूरे की घात 4 दी हुई है। तो यहाँ पर हम एक सर्वसंख्या का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर a/b दिया हुआ है और इसके घात कोई घात है, मान लीजिए m है। तो जब कोई संख्या हो यहाँ पर कोष्टक के अंदर और उस कोष्टक के ऊपर घात हो तो वह घात इन दोनों संख्याओं के ऊपर चढ़ जाएगी। जितनी संख्या इस कोष्टक के अंदर होती हैं उन सभी के ऊपर यह घात चढ़ जाएगी जो इधर बाहर है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं a की घात भी m और यहाँ पर b की घात भी m लिख सकते हैं, क्योंकि यह घात दोनों पर आ जाएगी। तो इसी सर्वसंख्या का यूज हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 की घात 4, क्योंकि यह 4 इसके ऊपर भी आ जाएगी घात, और यहाँ पर 3 की घात 5 पहले से दिया गया है और यह घात भी आ जाएगी 4, इस तरह से। अब इसको जब और आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर एक सर्वसंख्या और यूज करेंगे। तो वह सर्वसंख्या क्या होती है? वह सर्वसंख्या होती है a की घात m, मतलब a की घात यदि m है और यदि पूरे की घात इस घात के ऊपर घात हो, एक और घात हो n, तो यह घात यहाँ इसके साथ गुणा कर लेती है इस दूसरी वाली घात के साथ। तो यह हो जाएगा a की घात m इंटू n। मतलब जब घात के ऊपर घात हो तो घात का क्या कर देना है? गुणा कर देना है, इसके बगल में लिख देना। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? इधर देखते हैं घात के ऊपर घात है तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? गुणा। यह घात में 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1 की घात 4 का मतलब कुछ नहीं है, 1 ही है, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे कितनी भी घात रहे उसका मतलब मान 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर 4 का गुणा इस 5 में हो जाएगा, क्योंकि यह घात के ऊपर घात है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की घात 4 पंचे 20 हो जाएगा, तो इधर 20 लिख देंगे। अब 3 की घात 20 है, इसको यदि ऊपर ले जाएं तो यह घात किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी, या फिर आप इसको ऐसे ही लिखा रहने दें, इसका आंसर यही सही माना जाएगा। तो इसको जब इस संख्या को पूरा ऊपर ले जाएंगे तो यह 1 के साथ गुणा कर लेगा, तो 3 एकम 3 ही रहेगा, लेकिन यह घात माइनस में हो जाएगी। ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है, इधर प्लस में है घात तो ऊपर हो जाएगी माइनस का 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 की घात -20 या फिर 1/3 की घात 20। लेकिन यदि यह क्वेश्चन इस तरह ना होकर कुछ इस तरह से हो, यहाँ पर इसको भी बता रहे हैं, जैसे कि यह क्वेश्चन इस तरह ना होकर इस तरह से होता 3 की घात 1/5 और फिर पूरे की घात होता 4, तो फिर क्या करते हम? तो इस स्थिति में हम यह वाली सर्वसंख्या यूज करते, क्योंकि घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देते? घात का गुणा कर देते। यहाँ पर 3 के ऊपर पहले से यह घात है और इस घात के ऊपर भी यह घात है, तो घात का हो जाता गुणा। तो यहाँ पर हो जाता 3 की घात 1/5 और इस घात का गुणा हो जाता 4 का इधर, तो यह हो जाता 3 की घात 4 एकम 4 हो जाता और बटे में 5 दिया गया है, तो 3 की घात हो जाता 4/5। इस तरह से इसका आंसर आ जाता। लेकिन यदि यह क्वेश्चन इस तरह से है तो इसका आंसर यह हम लिखेंगे। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5√7 इंटू 3 + 2√2 को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है, तो सरल क्या करेंगे? यहाँ पर कोष्टक लगा हुआ है तो कोष्टक का मतलब क्या होता है? गुणा। तो सरल करने का मतलब यहाँ पर गुणा करना ही है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसमें गुणा कर देंगे। इस कोष्टक वाली संख्या का इस कोष्टक वाली संख्या से गुणा कर देंगे। तो गुणा कैसे करेंगे? पहले इस संख्या का इसमें गुणा करेंगे, फिर इस संख्या का इसमें भी गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 5 का गुणा इस 3 में करते हैं, तो 5 × 3 = 15 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 का गुणा 3 में कर दिया, अब 5 का गुणा इस संख्या में भी करेंगे। तो यहाँ पर जब 5 का गुणा होगा तो रूट के बाहर जो संख्या उससे गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 का गुणा 2 से होगा, तो 5 दूनी 10। यह संख्या प्लस में, यह भी प्लस में, तो यहाँ चिन्ह प्लस आएगा। तो 5 दूनी 10 और √2 एज इट इज रहेगा, तो √2 एज इट इज है। अब यहाँ पर हमने 5 का इन दोनों में कर दिया गुणा, अब 7 का भी इन दोनों में गुणा करना है। तो 7 का गुणा 3 में करेंगे जब, तो यहाँ पर 7 का इससे गुणा नहीं होकर यह 3 क्या हो जाएगा? बाहर रहेगा और 7 एज इट इज रूट के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा +3√7। यह इस प्रकार से रहेगा। मतलब यहाँ पर यदि 1 होता तो 3 का गुणा 1 में कर दिया तो 3 एकम 3, यदि यहाँ 2 होता तो 3 दूनी 6 हो जाता। तो हम यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ 1 है, तो यहाँ पर 3 एकम 3 और √7
एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम √7 का गुणा किस में करेंगे, 2√2 में। तो यहाँ पर जब √7 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का तो 2 ही रहेगा, तो प्लस 2 एज इट इज रहेगा बाहर, लेकिन रूट वाली संख्याओं का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा यहाँ पर 14। इसके बाद यहाँ पर हम जब इसको देखते हैं तो एक जैसी जो संख्या होती हैं उनको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं या फिर घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सी संख्या कोई भी नहीं है। जैसे यहाँ पर 15 दिया हुआ है, यहाँ पर √2 दिए हुए हैं 10, यहाँ पर √7 दिए हुए हैं 3, यहाँ पर √14 दिए हुए हैं 2। तो यहाँ पर सभी रूट अलग अलग प्रकार के हैं, √2 है, √7 है, √14 है, तो यह आपस में नहीं जुड़ सकते। इसका आंसर यही हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है 5/√3 माइनस √5 को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है, तो सरल कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर सरल करने के लिए यहाँ पर हमको यही दिख रहा है कि जो हर में दी हुई है संख्या यह अपरिमेय संख्या है। तो यदि हम इनका परिमेयीकरण कर दें हर का तो यह सरल हो जाएगा। तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, जो हर में संख्या दी हुई होती है उसी संख्या का ऊपर व नीचे गुणा कर देना है। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह दिया हुआ है वह चिन्ह बदल के गुणा करना है ऊपर और नीचे। यहाँ प्लस में होता तो माइनस में करते, लेकिन यहाँ माइनस में है तो हम किसका चिन्ह का यूज करेंगे, प्लस वाले का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 और प्लस लिखेंगे √5, क्योंकि इधर माइनस था तो प्लस का चिन्ह हमने लिखा। अब यहाँ पर भी यही संख्या लिखेंगे, तो √3 प्लस √5, यह एज इट इज रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो ऊपर जब 5 का गुणा होगा इसमें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 गुणा √3 प्लस √5। मतलब अगले स्टेप में जब भी इसका इसमें गुणा करेंगे तो इन दोनों में कर देंगे। तो यहाँ पर अब बटे में कितना आ जाएगा, a-b और a+b, यह वाली सर्वसंख्या लग जाएगी। तो यह क्या होती है, a-b इंटू a+b बराबर होता है a² - b²। तो यह सर्वसंख्या होती है चूंकि, तो हम इसी सर्वसंख्या का यहाँ पर यूज करेंगे। तो a b यहाँ पर दिए हुए हैं, तो a b यह दिए हुए हैं। यहाँ a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, यहाँ पर भी a का मतलब पहली संख्या, b का मतलब दूसरी संख्या, लेकिन एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पर एक जैसी संख्या आपस में घटी हुई हैं 3 में से 5, तो यहाँ पर भी 3 में से 5 को जुड़ा हुआ रहना चाहिए। तो हम इस सर्वसंख्या का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a+b a-b वाली सर्वसंख्या होती है a² - b²। तो यहाँ पर a क्या माना जाएगा, √3, तो √3 का वर्ग कर देंगे। इसके बाद b क्या माना जाएगा, √5, तो √5 का भी वर्ग कर देंगे, तो √5 का वर्ग। अब इसको क्या कर देंगे और सरल कर लेंगे। तो यहाँ जब इसको आगे सरल करेंगे तो 5 एज इट इज रहने देते हैं, √3 प्लस √5 और यहाँ बटे में हो जाएगा 3 का वर्ग। कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग 3 ही रहेगा, क्योंकि रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ जो रूट के अंदर संख्या होती है वही बस बचती है। तो यहाँ से बचेगा 3 माइनस, यहाँ √5 का वर्ग हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 3 में से जब 5 माइनस होगा तो यह ऋणात्मक संख्या आएगी। तो यह संख्या हो जाएगी ऋण के 2, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जब घटाएंगे तो माइनस की संख्या आती है। तो यहाँ पर हो जाएगी 5/2 माइनस के, क्योंकि 5/2 यह हो जाएगी और यह संख्या 5 के गुणा में थी, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा √3 और प्लस √5। यह इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। तो यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। स्टूडेंट, अब क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है √3 माइनस √5 इंटू √5 प्लस √3 को सरल कीजिए। हमें इसको सरल करना है, तो इसको सरल करने के लिए हमने यहाँ पर इसको लिख लिया है सबसे पहले। अब यहाँ पर हम देखते हैं √3 में से √5 माइनस किए जा रहे हैं, यहाँ √5 में √3 को जोड़ा जा रहा है। तो हम इसको √5 प्लस 3 लिखें या फिर √3 प्लस √5 लिखें, एक ही बात है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √5, यह तो एज इट इज रहेगा, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं √3
प्लस रूट 5, क्योंकि रूट 3 में रूट 5 जोड़ें तब भी वही रहेगा, या फिर रूट 5 में रूट 3 जोड़ें तब भी वही रहेगा। लेकिन यहाँ पर रूट 3 में से रूट 5 ही माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि इसको उल्टा कर देंगे तो यह संख्या चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सर्वसमिका लग जाएगी a माइनस बी और a प्लस बी, क्योंकि एक जैसी संख्या एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है। तो सर्वसमिका होती है a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। यह एक सर्वसमिका होती है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। या फिर आप सर्वसमिका यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे इस संख्या का पहले इन दोनों में गुणा कीजिए और इस संख्या का भी इन दोनों में गुणा करके फिर बाद में जोड़ घटा दीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्वसमिका का यूज करेंगे। तो यहाँ पर a कौन सी संख्या है, रूट 3 है, और b है रूट 5। यहाँ पर भी a रूट 3 है और b है रूट 5। तो यहाँ पर a का वर्ग करना है सबसे पहले, तो a वर्ग मतलब रूट 3 का वर्ग। यहाँ पर रूट 3 का वर्ग कर दिया, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। b वर्ग, b मतलब 5 है इधर रूट का, तो रूट 5 का भी वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर रूट 3 का जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्योंकि वर्ग और रूट आपस में कैंसिल होकर अंदर वाली संख्या ही बचा देते हैं। फिर माइनस यहाँ पर भी रूट 5 का वर्ग 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 में से 5 जब माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और यह आपस में घट रहे हैं, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 2 इसका हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट, अब प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल वर्ग को सरल कीजिए। हमें इसको क्या करना है, सरल करना है। तो इसमें हम सर्वसमिका का यूज करके भी सरल कर सकते हैं, या फिर बिना सर्वसमिका का यूज करके गुणा करके सरल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रश्न में सर्वसमिका का यूज करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी का होल वर्ग वाली सर्वसमिका हम लगा देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम इस सर्वसमिका का यूज करके सॉल्व करेंगे। a प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है a वर्ग प्लस 2ab प्लस b वर्ग। यहाँ पर a पहली संख्या है और b दूसरी संख्या है। a मतलब 5 है रूट का और b मतलब रूट का 2। तो हम इसी सर्वसमिका का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे। तो a वर्ग करना है पहले नंबर, तो a का वर्ग मतलब पहली वाली संख्या का वर्ग, तो रूट 5 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे रूट 5 का वर्ग। इसके बाद प्लस 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यह सूत्र में है, सर्वसमिका में है। फिर a लिखेंगे, a मतलब रूट का 5। इसके बाद फिर लिखेंगे b, तो b मतलब रूट 2। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस b का वर्ग। तो b की जगह पर कौन सी संख्या है, 2 है रूट का, तो प्लस रूट 2 का भी क्या कर देंगे, वर्ग, क्योंकि b का वर्ग है। अब इसको और आगे सरल करते हैं तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पर जब इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा रूट 5 का वर्ग हो जाएगा 5, क्योंकि रूट और वर्ग आपस में कैंसिल हो जाते हैं, अंदर वाली संख्या बच जाती है। प्लस यहाँ पर रूट का आपस में जब गुणा होगा रूट 2 का और रूट 5 का, तो यह रूट के अंदर कितने हो जाएंगे, 10, और 2 एज इट इज रहेगा बाहर, तो 2 रूट 10 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जब इसका वर्ग होगा रूट 2 का वर्ग, तो रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, क्योंकि रूट और वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, अंदर वाली संख्या ही बचेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 और 2 यह अलग अलग धन में संख्या दी हुई हैं, तो 5 2 कितने हो जाएंगे, 7। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 7 प्लस 2 रूट 10, यह एज इट इज रहेगा 2 रूट 10। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सरलतम रूप, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आपको सर्वसमिका याद नहीं है और आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है रूट 5 प्लस रूट 2 का होल वर्ग, तो यहाँ पर 2 की घात चढ़ी हुई है, तो 2 की घात का मतलब क्या होता है, इसी संख्या का 2 बार गुणा। क्योंकि यदि जैसे हम जानते हैं कि यदि 10 का वर्ग है तो 10 के वर्ग का मतलब होता है 10 का 2 बार गुणा। तो इसी तरह से जब इस पूरी संख्या के ऊपर वर्ग है तो इस पूरी संख्या का 2 बार गुणा कर देंगे। यहाँ इसका मतलब यह है कि रूट 5 प्लस रूट 2, और एक बार और लिखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2, क्योंकि 2 की घात थी तो हमने 2 बार इसको लिख लिया गुणा के रूप में। अब यहाँ पर जब इसका गुणा करेंगे तो पहले नंबर इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका इसमें भी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जब इसका 5 में करेंगे गुणा रूट 5 का रूट 5 में, रूट 5 गुणा रूट 5, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट 5 का वर्ग, वर्ग मतलब 2 बार गुणा,
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और वर्ग और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 5 बस बचेगा। तो इस तरह से हमने √5 का √5 में जब गुणा किया एक से संख्या का रूट वाली का, तो वह संख्या एज इट इज एक बार हम लिख देते हैं 5 बस। अब यहाँ पर √5 का गुणा 2 में करेंगे तो √5 और √2 ये अलग अलग हैं, तो इनका गुणा होकर आपस में अंदर लिख देंगे इस संख्या को। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस √10 लिखेंगे, क्योंकि 5 दूनी 10 होता है, रूट के अंदर लिख देंगे। ये अब हमने 5 का इन दोनों में कर दिया, अब 2 का करेंगे √2 का। तो √2 का इसमें करेंगे 5 में, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यह रूट के अंदर ही रहेगा तो √10। इसके बाद फिर प्लस करेंगे, अब √2 का √2 में गुणा करेंगे, तो यह रूट वाली संख्या एक जैसी हैं, तो इनका भी जब गुणा करेंगे आपस में तो 2 ही आएगा, क्योंकि एक जैसी रूट वाली संख्या का वर्ग क्या होता है, वही एक बार संख्या होती है। तो यहाँ पर जब इसको देखते हैं आगे सॉल्व करने के बाद, तो यहाँ पर 5 2 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 और √10 कितने √10 हैं, 2 √10 हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 2 √10। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने बिना सर्वसंख्या का यूज करके इसको इस तरह से सॉल्व किया, और सर्वसंख्या का यूज करके इस तरह से। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, इसमें हमें प्रत्येक के मान ज्ञात करना है। तो इसका जो पहला पार्ट है वह दिया हुआ है 64 की घात 1/2। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो ऐसे प्रश्नों को सरल करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें जो घात दी हुई है बटे के रूप में, उसका जो हर है वह कितना है। तो यहाँ पर इसकी जो घात दी हुई है उसका हर 2 है, तो हमें बस यही 2 को याद रखना है कि इसकी घात 2 है जब, तो यहाँ पर जिसके ऊपर यह घात चढ़ी हुई है तो उस संख्या को हमें 2 गुणनखंडों के रूप में लिखना है। जैसे यहाँ पर 64 के ऊपर 1/2 की घात है, तो इस 64 को हमें 2 गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 64 को 8 गुणा 8, क्योंकि 8 ठेंगे 64 होता है, तो 8 गुणा 8 लिख लिया। और इसके ऊपर घात कितने की है, 1/2 की। यह 64 है, क्योंकि 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 64 ही रहेगा। 1/2 की घात एज इट इज रहेगी। इसके बाद यहाँ पर जब 8 8 2 बार आया है, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह 8 का वर्ग है, क्योंकि 2 बार गुणा का मतलब क्या होता है, वर्ग। अब यहाँ पर यह 8 का वर्ग क्या कहलाता है, 64, यानी हमने इसको इस रूप में लिख लिया। अब यहाँ पर 1/2 की घात तो एज इट इज थी पहले से, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ पर एक सर्वसंख्या होती है a की घात m, और पूरे की घात क्या है, n। तो जब घात के ऊपर घात हो तो यहाँ पर होता है a की घात m × n, मतलब इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है जब घात के ऊपर घात होती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा, तो इस घात का और इस घात का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा आपस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 की घात 2, यह पहले से है, और गुणा में हो जाएगा यह वाली घात, तो 1/2। अब यहाँ 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 एकम 2 रहेगा, और यह बटे में 2 पहले से है, तो यह 2 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 8 बचेगा। 8 की घात 1, इसका मतलब क्या है, 8 ही है। तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका मान कितना आ गया, 8 आया। लेकिन यदि आपको यह पता ना चले कि इसको किन 2 गुणनखंडों के रूप में लिखना है, जैसे यहाँ पर 8 गुणा 8 लिखा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 8 गुणा 8 ही लिखेंगे। हाँ, ये तो छोटी संख्या है, लेकिन यदि कोई बड़ी संख्या हो तो उसको कैसे पता करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसके ऊपर घात चढ़ी हुई हो उसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 64 के गुणनखंड इस तरह से हम कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 तिहाई 6, और 2 का भाग इसमें देंगे तो 2 दूनी 4, 32 आ जाएगा, क्योंकि 64 का आधा 32, 2 का जब भाग दिया तो 2 का इसमें भी भाग देंगे 32 में तो 16 आ जाएगा, और 2 का भाग 16 में देंगे तो 8 आएगा, और 2 का भाग 8 में देंगे 4। इसके बाद यहाँ देंगे इसमें भाग तो 2 आ जाएगा, फिर 2 का भाग 2 में तो 1 आ जाएगा। तो जब इसके अभाज्य गुणनखंडों को हम देखते हैं तो यहाँ पर कितने आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड आए हुए हैं इस 64 के, और उनमें 2 2 2 2 2
आए हुए हैं इस तरह से। तो इसमें से हमें क्या करना है, 2 गुणनखंडों के रूप में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ हर में जो इसके ऊपर घात चढ़ी हुई है बटे वाली घात, तो उसके हर में 2 है। तो हमें टोटल जितने यह दिए हुए हैं गुणनखंड उनके हमें 2 भाग करने हैं। तो यहाँ पर टोटल 6 गुणनखंड है इसके, तो हम इसके 2 भाग कर देंगे तो 3 3 के हो जाएंगे। अब इसका गुणा अलग कर लेंगे और इसका अलग, और उसको लिख देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ आ जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको पता चल गया, इन 2 गुणनखंडों को यहाँ पर लिख देंगे इस तरह से। तो आप इस तरह से किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों को जितने भी टुकड़े में बांटना चाहते हैं उतने टुकड़े में आप बांट सकते हैं। जैसे 2 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, तो हमने इस टोटल गुणनखंडों के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब 2 भाग कर दिए, और उसको गुणा करके आपस में लिख दिया। तो स्टूडेंट चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें दिया गया है 32 की घात 2/5। इसको भी क्या करना है, सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे जो इसके घात चढ़ी हुई है तो इसका हर है इसमें कितना है। तो इस संख्या की जो घात है वह 2/5 है, और यहाँ पर हर में 5 दिया हुआ है। तो हमको इससे यह पता चल जाता है कि जो यहाँ पर 5 दिया हुआ है, तो जो यह संख्या जिसके ऊपर घात चढ़ी हुई है, तो इस संख्या को हमें 5 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है पहले नंबर। तो यहाँ पर जब हम इसको 32 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करेंगे 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इस तरह से 2 2 5 बार आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो यह तो हमने 32 को व्यक्त कर दिया। यह हमने इसी रूप में क्यों व्यक्त किया, क्योंकि यहाँ पर बटे में 5 दी हुई है, इसलिए हमें इसे 5 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है सबसे पहले। अब यहाँ पर यह घात दी हुई है पहले से, तो 2/5 यह एज इट इज रहेगी। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 बार इनका गुणा किया गया है, तो इसका मतलब है 2 की घात 5, क्योंकि 2 का 5 बार गुणा हुआ है। जिसका जितने बार गुणा हुआ होता है तो घात में उतनी ही चढ़ा देते हैं। 2 का 5 बार गुणा हुआ है, इसलिए 2 की घात 5 चढ़ा दी। और इससे पहले यह घात पहले से थी, तो यहाँ पर 2/5 यह एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात हो जाएगी, तो यही वाली सर्वसम्मिका पुनः यूज करेंगे। अब हम बार बार नहीं लिखते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 5 और गुणा हो जाएगा 2/5, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो जाएगा घात का घात में। अब यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि 2 बस बचेगा। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 का वर्ग, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो यहाँ पर इसका 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब इसके तीसरे पार्ट में दिया गया है 125 की घात 1/3। तो इसको भी सॉल्व करके इसका मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर इस संख्या की जो घात है उसके हर में 3 है, मतलब जो 125 है उसे हमें 3 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 25 और 25 पंचे 125 होता है। तो हमने 125 को 3 बार 5 का गुणा करके लिख दिया, और यहाँ पर 1/3 यह एज इट इज रहेगा घात में। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 का 3 बार गुणा हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 5 की घात 3। तो यहाँ लिखेंगे 5 की घात 3, और यहाँ पर पूरे की घात 1/3 एज इट इज रहेगी, क्योंकि यह पहले से है। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात है, तो हम वही सर्वसम्मिका यूज कर देंगे। कौन सी, a की घात m और पूरे की घात n। तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात m इंटू n, मतलब इन घातों का गुणा हो जाएगा। तो यह वाली सर्वसम्मिका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की घात 3, यह पहले से है, और इस वाली घात का गुणा हो जाएगा 1/3। अब यह 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 5 बस बचेगा। तो 5 इसका हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर इसका चौथा पार्ट दिया हुआ है 16 की घात 3/4। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जो इसकी घात है बटे के रूप में, उसके हर में 4 दिया हुआ है। इसका मतलब 16 को हमें 4 अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम 2 2 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 4 अभाज्य गुणनखंड भी आ जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर घात में 3/4 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यह पहले से है। अब यहाँ पर 4 बार गुणा हुआ है 2 का, तो हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं इसको, और यहाँ पर 3/4 एज इट इज है। तो 3/4
वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो यह सर्वसम का यहाँ पर यूज करके इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। तो यहाँ लिखेंगे 2 की घात 4 और इस वाली घात का इसमें गुणा हो जाएगा तो 3/4। अब यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा घात, यहाँ पर 2 की घात 3 बचा। तो अब यहाँ लिखेंगे 2 की घात 3। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 का घन, मतलब 2 का 3 बार गुणा करना है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसका 8 हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टूडेंट चलिए अब प्रश्न क्रमांक 12 को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में टोटल 3 पार्ट दिए गए हैं। इसका पहला पार्ट दिया गया है 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5। इसको हमें सरल करना है। तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक सर्वसमिका का यूज करेंगे। सर्वसमिका होती है यहाँ पर a की घात m और इंटू a की घात n। यहाँ पर यह सर्वसमिका होती है तो यहाँ पर हो जाएगा a की घात m प्लस n। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आधार एक जैसे हैं, मतलब जिनके ऊपर घातें हैं वह एक जैसे हैं। यहाँ पर a के ऊपर घात है तो यहाँ पर एक जैसे हैं, यह a दोनों में घातें बस चेंज हैं, अलग अलग हैं। यहाँ m है यहाँ n है लेकिन आधार सेम है। और यहाँ पर डॉट यहाँ रखा हुआ है, इसका मतलब यह दोनों गुणा के रूप में है। तो जब आधार समान हो तो इन घातों को क्या कर देना होता है, केवल जोड़ देना होता है आधार को एज इट इज लिखकर। बस ऐसा ही हमको यहाँ पर करना है। मतलब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आधार समान है, 2 है, घातें अलग अलग हैं और यहाँ पर गुणा भी है। तो गुणा में जब आधार समान होता है तो यह घातें बस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हम इस सर्वसमिका का जब यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे आधार एक बार बस और यहाँ पर जो घातें हैं उनको जोड़ देंगे। तो घात इधर है 2/3 और प्लस में हो जाएगी 1/5। घातों बस को जोड़ देना है, आधार को एक बार लिखना है एज इट इज। अब इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात। अब यहाँ पर घातें बटे के रूप में दी हुई हैं, मतलब भिन्नात्मक हैं घातें। तो इनको जब जोड़ते हैं तो लघुत्तम लेकर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर नीचे वाली संख्या का जब लघुत्तम लेंगे हर का तो 3 5 15 आ जाएगा इसका लघुत्तम। और अब यहाँ पर 3 का भाग 15 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार। और 5 का गुणा करेंगे 2 में तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे। अब ऐसे ही इधर करेंगे, 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 बार जाएगा क्योंकि 5 × 15। अब 3 बार गया तो 3 का गुणा इसके ऊपर वाली संख्या में 1 में कर देंगे तो 3 एकम 3। अब इसको जब और आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 10 3 13 और बटे में 15। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका दूसरा पार्ट भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया गया है इस पार्ट में 1/3 की घात 3 और यहाँ पर पूरे की घात 7 दी गई है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हम एक सर्वसमिका का यूज करेंगे। वह सर्वसमिका होती है a/b और यहाँ पर पूरे की घात है m। मतलब कोई संख्या है बटे में या फिर प्लस में भी रह सकती है किसी भी संबंध में, लेकिन कोष्टक के ऊपर घात है तो यहाँ पर जब इसका कोष्टक खोलेंगे तो यह घात दोनों संख्याओं के ऊपर चढ़ जाएगी। मतलब a के ऊपर भी m हो जाएगा और b के ऊपर भी m हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस सर्वसमिका का यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है 7, इसकी घात दी हुई है, दोनों के ऊपर चढ़ी हुई है घात, तो यह 7 इसके ऊपर भी रहेगा, 7 इस संख्या के ऊपर भी आ जाएगा। तो जब इसको सरल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 के ऊपर 7 की घात, मतलब 1 की घात 7 और बटे में 3 की घात 3 पहले से दिया गया है और इसकी घात भी हो जाएगी 7। अब यहाँ पर घात के ऊपर घात हो गई तो हम पुनः उस सर्वसमिका का यूज करेंगे जो हम पहले से यूज करते थे। वह सर्वसमिका कौन सी थी, वह सर्वसमिका थी a की घात m और पूरे की घात n। तो यहाँ पर हो जाता था a की घात m इंटू n, मतलब जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, घात के ऊपर घात है तो इन घातों का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 1 के ऊपर 7 की घात है तो यहाँ पर 1 ही आएगा, क्योंकि 1 के ऊपर कितनी भी घात हो उसका मान 1 ही होता है। और यहाँ पर घात के ऊपर घात थी तो इन घातों का गुणा हो गया तो 7 × 21, तो यहाँ पर 3 की घात 21 हो जाएगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। यदि आप इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो इस 3 को ऊपर ले जा सकते हैं। तो यह हो जाएगा
3 की घात माइनस 21, क्योंकि ऊपर जाने पर घात का चिन्ह बदल जाता है। घात इधर धनात्मक है तो ऊपर जाने पर ऋणात्मक हो जाता है। तो आप इसका आंसर यह लिख सकते हैं या फिर यहीं पर इसका आंसर यही लिख सकते हैं। स्टूडेंट अब इसका जो तीसरा पार्ट है, लास्ट पार्ट 12वें क्वेश्चन का, वह दिया गया है 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। यहाँ पर इस डॉट का मतलब गुणा है। तो यहाँ पर 7 के ऊपर भी 1/2 की घात है और 8 के ऊपर भी 1/2 की घात है और यह दोनों गुणा के रूप में है। तो यहाँ पर हम एक सर्वसम होती है उसका यूज कर लेंगे। वह सर्वसम होती है a की घात m और इंटू b की घात m, यह सर्वसम होती है और बराबर होता है a इंटू बी पूरे की घात m। मतलब कहने का यह है कि जब आधार अलग अलग हों और घातें सेम हों तो उस स्थिति में आधार का हम गुणा कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं बस। तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार क्या है, आधार यहाँ पर अलग अलग हैं और घातें एक जैसी हैं। तो आधार का हम क्या कर देंगे, गुणा, मतलब 7 का गुणा 8 में कर देंगे आधार का गुणा और घात को एक बार ही लिख देंगे 1/2। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 8 सत्ते 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 56 की घात 1/2। बस यही इसका आंसर हो जाएगा।